एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अंकुर गुप्ता ने एक ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी बना दी है जो फोन्स और लैपटॉप्स को बस 1 मिनट में चार्ज कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी एक ईवी तक को बस सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज कर सकती है, जिसे चार्ज करने में यूजुअली 8 से 10 घंटे लगते हैं। प्लस आज के फोन बैटरीज में आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि समय के साथ साथ आपके बैटरी का परफॉर्मेंस कम होता चला जाता है, उसका चार्जिंग टाइम बढ़ते जाता है और वो जल्दी डिस्चार्ज भी होने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि मॉडर्न स्मार्टफोन्स में जो लिथियम आयन बैटरीज होते हैं ना, वो सिर्फ 800 से 900 चार्जिंग साइकिल्स यानी सिंपली सिर्फ 1 से 2 साल तक ही ठीक से काम करते हैं और उसके बाद उनकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता ड्रास्टिकली कम हो जाती है। लेकिन अंकुर गुप्ता और उनकी टीम ने जो बैटरी टेक्नोलॉजी बनाई है वो ऐसी है कि 100 साल यूज करने के बाद भी बिल्कुल वो वैसे ही काम करेगी जैसे एकदम नई की नई। अब सवाल ये आता है कि ये नई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आखिर उन्होंने इन्वेंट कैसे की। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में एज अ साइंटिस्ट और प्रोफेसर काम करते हुए उन्होंने उस बड़ी गुत्थी को सुलझा लिया जिसने पिछले 2 से 3 दशकों से दुनिया के सभी साइंटिस्टों को एक तेज चार्ज होने वाली बैटरी बनाने से रोक रखा था। अब वो ऐसी कौन सी गुत्थी थी जिसकी वजह से कोई भी साइंटिस्ट एक सुपर फास्ट चार्जर बना नहीं पा रहा था? क्या आपको पता है? और हमारे इस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट ने कैसे यहां पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाया? वेल, ये अपने आप में ही एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्सा है, क्योंकि इस ब्रेक थ्रू के बाद अब हम एक ऐसी चीज को बैटरी में तब्दील कर सकते हैं जिसे हम सोते जागते, नाचते गाते हर वक्त इस्तेमाल करते आए हैं। मैं बात कर रहा हूं इसकी, जो अलग अलग रूपों में ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफी कॉमनली यूज होते हैं। जी हां, दैट्स राइट, कैपेसिटर्स। How did scientists realize the potential of a capacitor to be used as a battery? And what are the challenges? Actually आपने देखा होगा जब भी हमारा फैन वगैरह खराब होता है तो सबसे पहले हम कैपेसिटर्स को ही बदलते हैं, और फिर जब भी हम एक नया कैपेसिटर खरीदते हैं तो दुकान वाला उसे यूं स्विच बोर्ड में डाल के बाहर निकालता है और फिर उसमें से ऐसे स्पार्क्स निकालकर हमें दिखाता है टू प्रूव दैट इट इज वर्किंग। अब ये दुकान वाला जो करता है ना, इसमें आपने 2 चीजें नोटिस की होगी। एक तो ये कि वो दुकान वाला सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स के लिए ही उसे स्विच बोर्ड में डालता है, और दूसरा सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स की बिजली मिलने पर भी वो कैपेसिटर एक काफी इंटेंस स्पार्क पैदा करता है। एंड नाउ व्हाट डज दिस टेल यू? यही कि कैपेसिटर भी किसी बैटरी की तरह अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, बट अनलाइक बैटरीज उसे ऐसा करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। यानी कि सुपर फास्ट चार्जिंग वाली अगर बैटरी टेक्नोलॉजी बनानी हो तो कैपेसिटर एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और कई मायनों में वो ट्रेडिशनल बैटरीज को भी बीट कर सकता है। बस सिर्फ उसे बैटरी के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक कमी को सॉल्व करना होगा, जो ही थी बैटरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गुत्थी। जितने जल्दी ये कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं उतने ही जल्दी वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, जिसे अगर सिंपल साइंटिफिक भाषा में कहे तो उसकी एनर्जी डेंसिटी काफी कम है। अगर आप एक साइंटिस्ट हो या एक साइंस एंथुसियास्ट हो मेरी तरह, तो आप सोचोगे कि यार एक ही तो प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना तो चुटकी बजाने जितना आसान ही होना चाहिए। बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू विल बी रॉन्ग। बैटरीज और कैपेसिटर्स अंदर और बाहर दोनों तरफ से मोर और लेस सेम ही होते हैं। दोनों में एक डब्बा होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो कैपेसिटर्स को जल्दी चार्ज होने की काबिलियत देता है, मगर बैटरीज को ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की काबिलियत देता है ऑन द अदर हैंड। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले बैटरी के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप कैपेसिटर्स को बैटरीज के पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। एंड डोंट वरी, ये काफी माइंड ब्लोइंग है। आपको बस कुछ मरे हुए मेंढकों की टांगे लगेंगी और थोड़ा सा नमक। आज से करीब 200 साल पहले इन्हीं के वजह से सरप्राइजिंगली बैटरी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे यहां पर ये शेफ महाराज इन मरे हुए फ्रॉग्स के पैरों में थोड़ा सा नमक डालते हैं, उसके बाद ये होता है। वो अचानक से टांगे जिंदा कैसे हो गई? मानो जैसे किसी ने इनकी टांगों में बैटरी लगा दिया हो, है ना? पता है ऐसा क्यों होता है? वेल, इसके पीछे का साइंस काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इसी से आज के मॉडर्न बैटरीज भी इंस्पायर्ड है। इसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे, बट यू नो व्हाट, साइंस की ब्यूटी ही यही है कि वो एक प्रॉब्लम को देखता है
और उसे फिक्स करने के लिए कॉन्स्टेंटली न्यू एवोल्यूशंस लाता रहता है। वेल, साल 1780 में एक इटालियन फिजिसिस्ट थे लुइजी गैल्वानी। मरे हुए फ्रॉग्स की टांगे हिलती हुई देख उन्हें ऐसा लगता था कि इसीलिए होता है क्योंकि मेंढकों की टांगों में एक स्पेशल तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है कॉल्ड एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, जो उसे ट्विच कराती है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा उन्हें लगता था। इसे उन्होंने इनफैक्ट अपनी लैब में डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया। उन्होंने 2 वायर्स लिए जो 2 अलग मेटल से बने थे और उन्हें एक ओर से आपस में कनेक्ट करके उनके दूसरे साइड के एंड्स को मरे हुए फ्रॉग लेग से कनेक्ट किया एंड इट रियली वर्कड। जैसे ही उन्होंने उन वायर्स से उन मेंढकों के पैरों को टच किया, वो तुरंत ट्विच करने लगे। यानी कि गैल्वानी ने सच में एक काफी अनोखी खोज कर ली थी, और एटलीस्ट ऐसा उन्हें लगा। दरअसल गैल्वानी ने जब ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन अपने दोस्त एलेजांड्रो वोल्टा, जो कि एक फिजिसिस्ट के साथ साथ केमिस्ट भी थे, उन्हें दिखाया, तो उन्होंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी मेंढकों के पैरों की वजह से नहीं, बल्कि 2 अलग मेटल्स यूज करने के वजह से पैदा हो रही है। उन्होंने इसे प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। उन्होंने उन मेंढकों के पैरों की जगह एक नमकीन पानी से भीगा कपड़ा रखकर सेम करंट जनरेट करके दिखाया, जो ही फिर दुनिया का फर्स्ट ट्रू बैटरी भी बना, कॉल्ड द वोल्टैक पाइल। एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट, आज भी मार्केट में जो बैटरीज है ना, इंक्लूडिंग लिथियम आयन बैटरीज जो हम रोज यूज करते हैं अपने फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह में, वो सारे के सारे उसी सेम प्रिंसिपल, सेम सिद्धांत पर काम करते हैं जिस पर वोल्टैक पाइल काम करता था। सो अब अगला सवाल ये आता है कि ये बैटरीज काम ही कैसे करते हैं? लुइजी ने आखिर क्या मिस कर दिया? सो एसेंशियली बैटरीज में सिर्फ इतना होता है, जब 2 अलग मेटल्स को फिजिकली एक दूसरे से अलग रखा जाता है और एक कंडक्टिव मीडियम जैसे कि एक वायर या इलेक्ट्रोलाइट के जरिए उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो इससे होता यह है कि एक मेटल के चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स दूसरे मेटल की ओर दौड़ने लगते हैं, और यही चार्ज पार्टिकल्स का दौड़ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लिथियम आयन बैटरीज को ही ले लो। उसमें एक तरफ लिथियम मेटल होता है और दूसरे तरफ कोबाल्ट मेटल होता है, और उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब लिथियम कोबाल्ट से कम स्टेबल होता है और इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स उसे छोड़कर कोबाल्ट की ओर भागने लगते हैं थ्रू द वायर, और लिथियम के न्यूली फॉर्म्ड आयॉन्स भी वहीं पर जाने लगते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यही इलेक्ट्रॉन्स फिर फोन के सर्किट से ट्रैवल करते हुए कोबाल्ट वाली साइड की ओर जा पहुंचते हैं और आपका फोन चलता है। और जब सारे लिथियम आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाते हैं तो बैटरी ड्रेन हो जाती है। सो अब अगला सवाल यह आता है कि तो फिर फोन दोबारा से चार्ज कैसे होती है? सो वेल, जब हम फोन यूज कर रहे होते हैं तो लिथियम ऑलमोस्ट पूरी तरह कोबाल्ट की ओर आ चुका होता है, लेकिन लिथियम और कोबाल्ट के बीच ये जो कुछ भी होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। अगर हम बाहर से एनर्जी देते हैं थ्रू अ चार्जर, तो लिथियम और उससे निकले इलेक्ट्रॉन्स जो कोबाल्ट के साइड में आ चुके हैं, वो फिर से अपनी ओरिजिनल साइड लौट जाते हैं और इस तरह से बैटरी वापस से चार्ज हो जाती है। सो प्रिंसिपली इट इज जस्ट दैट सिंपल। एंड नाउ हियर कम्स द $1 million question. Why is it difficult to reduce charging time in traditional batteries? अगर मैकेनिज्म इतना ही सिंपल है, तो हम इतने सालों से सिर्फ 10 वॉट के मोबाइल चार्जर से ही अपने फोन को क्यों चार्ज करते आ रहे? इनफैक्ट अभी भी जो फास्ट चार्जर मार्केट में आए हैं, वो भी सिर्फ 45 वॉट्स, 67 वॉट्स या ज्यादा से ज्यादा 120 वॉट तक का ही पावर देते हैं। ऐसा आखिर क्यों? क्यों इवन हमारे ईवीज को भी चार्ज करने में 8 घंटे लगते हैं? I mean, अपने बैटरीज के केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स करने के लिए सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ही देनी है। तो ये प्रोसेस आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्यों ये अब तक का सबसे बड़ा बैटरी चार्जिंग टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम रहा है? एंड प्लस क्यों बोला जाता है कि किसी के फास्ट चार्जर से अपने फोन को चार्ज नहीं करना चाहिए, फोन खराब हो जाएगा? सो वेल, इसे समझने के लिए ना थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके फोन या ईवी में कितने तेजी से ट्रांसफर होगी, उसे पावर कहते हैं, जिसे वॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यही वॉट 2 चीजों पर डिपेंडेंट होता है, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। और इसीलिए आप जब 10 वॉट का चार्जर यूज करते हो तो उस पर आप देखोगे लिखा होता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, मतलब 5 into 2 is equal to 10 वॉट्स का चार्जर। और सिमिलरली अगर आप 18 वॉट का चार्जर यूज करते हो तो उस पर या तो 6 वोल्ट और 3 एम्पियर लिखा होगा या फिर 9 वोल्ट और 2 एम्पियर लिखा होगा। अब ये वोल्टेज और करंट आखिर क्या है, और ये वॉटेज यानी कि एनर्जी ट्रांसफर के लिए क्यों इतना मैटर करते हैं? वेल, वोल्टेज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी कि सिंपल उदाहरण अगर दूं तो दोनों के बीच में स्लोप
यानी कि ढलान कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा ढलान उतना तेज आकर्षण। अब ऑन दी अदर हैंड करंट का मतलब होता है कि इस ढलान से लुढ़क के एक टाइम पर कितने चार्ज्ड पार्टिकल्स मोबाइल के अंदर घुस पा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। सो अगर वोल्टेज यानी कि ढलान ज्यादा होगी तो उतने ही तेज इलेक्ट्रॉन्स लुढ़केंगे और उतना ही तेज आपका फोन चार्ज होगा। अब ऐसे में आप नेचुरली सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, वोल्टेज बढ़ा दो ना सीधा। वोल्टेज बढ़ा दोगे तो फोन या ईवी जल्दी चार्ज हो जाएगा। एग्जैक्टली यहीं पर चीजें एक खतरनाक मोड़ लेने लगती है। द स्लोप स्टार्ट्स बिकमिंग अ स्लिपरी स्लोप। अगर आपने वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ना तो करंट इतना पावरफुल हो जाता है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि उसका फोर्स सिर्फ वायर के इंसुलेशन में सीमित नहीं रहता, वो इंसुलेशन के बावजूद भी अपने आसपास की इलेक्ट्रिकल चीजों में इंटरफियर करने लगता है और करंट भी आसपास के वायर्स या सर्किट्स में जंप करने लगता है, जिससे आर्किंग और स्पार्किंग पैदा होता है और साथ ही हीट भी बहुत ज्यादा जनरेट होने लगती है। अब जस्ट इमेजिन ऐसे में आपके फोन या ईवी के साथ क्या होगा। जी हां, उनके सर्किट्स जल के फट पड़ेंगे। क्योंकि बैटरीज में जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है वो मोस्टली इन मेटल्स में से एक होते हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं। एंड नाउ इन द सेम वे अगर आप करंट को भी बढ़ाते हो तो भी ओवरहीटिंग की ही प्रॉब्लम की वजह से सेम ही रिजल्ट निकल कर आएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस वाज जस्ट लाइक अ चेकमेट फॉर साइंटिस्ट फॉर क्वाइट अ व्हाइल। सो अब यहां पर कैपेसिटर्स जान बचाने कैसे आ सकते हैं? वेल, आपको याद होगा मैंने कहा था कि कैपेसिटर्स भी बिल्कुल बैटरीज जैसे ही होते हैं। उनमें सिर्फ एक छोटा सा फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो उन्हें फास्ट चार्जिंग की काबिलियत दे देता है, मगर बैटरीज को वो काबिलियत नहीं मिलती। देखो, एक ऑर्डिनरी कैपेसिटर में सिर्फ 3 चीजें होती है। एक कंटेनर, उसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच एक प्लास्टिक वगैरह से बना इंसुलेटर, दैट्स इट। लेकिन आज के जो मॉडर्न अपग्रेडेड कैपेसिटर्स है ना, उन्हें सुपर कैपेसिटर्स कहते हैं और उनमें 4 चीजें होती है। एक कंटेनर, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स, उनके बीच एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिर्फ आयॉन्स को पास होने देता है, एंड लास्टली एक इलेक्ट्रोलाइट। सो यू कैन सी एक मॉडर्न अपग्रेडेड कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर में टेक्निकली बिल्कुल वही चीजें होती है जो किसी बैटरी में होती है। सो फिर फर्क कहां पर आता है? वेल, आपको याद होगा हमने पहले सीखा था कि बैटरीज में जो आयॉन्स बनते हैं वो मेटल ए के एटम से बनते हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी स्टोर होती है। अब सुपर कैपेसिटर्स में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल इस एनर्जी कन्वर्जन का झंझट ही हटा देता है। उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें ऑलरेडी आयॉन्स डिसॉल्व्ड होते हैं। सो जैसे ही मेटल्स को करंट मिलता है, बिना अपने खुद के आयॉन्स बनाए बस एक तरफ का मेटल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है और दूसरे तरफ का नेगेटिव, और फिर दोनों पर इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद ऑपोजिटली चार्ज्ड आयॉन्स चिपकने लगते हैं। यानी कि सबसे पहले तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स के रूप में स्टोर होती है। अब ये बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली जब आप एक बलून को रब करते हो और उस पर पेपर के टुकड़े चिपकाते हो तो उस वक्त भी एनर्जी इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स के रूप में ही स्टोर होती है और पेपर बलून पर चिपका रहता है। फिर जैसे ही पेपर बलून से छूटता है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स के रूप में स्टोर्ड एनर्जी भी रिलीज होती है। और बिल्कुल यही सिद्धांत सुपर कैपेसिटर्स में भी यूज होता है। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर ही बॉन्ड्स में स्टोर होती है, जिस वजह से ये सुपर कैपेसिटर्स एकदम तेजी से चार्ज होते हैं। एंड सेकेंडली, इनमें रिएक्टिव मेटल्स की कोई जरूरत ही नहीं होती और इसीलिए ये हाई वोल्टेजेस को भी बिना फटे बिना जले आसानी से झेल लेते हैं। इनफैक्ट द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से कैपेसिटर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगाए जाते हैं वो यही है कि वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सर्किट्स को जलने से बचा सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, जैसे हमने काफी एनालिटिकली कंक्लूड किया कि कैपेसिटर्स को बैटरीज के तौर पर अगर और अपग्रेड किया जाए तो उससे सीधे हम एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। और बस इसी इनसाइट को इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अंकुर गुप्ता और उनकी टीम ने रियलिटी बनाने की कोशिश की। बेसिकली सुपर कैपेसिटर्स में क्योंकि आयॉन्स इलेक्ट्रोड्स पर बस चिपकते हैं और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है, तो इसीलिए एक तरीका होता है जो है कि उनके दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया बढ़ा दो ताकि चिपकने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिले और उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर हो पाए। पर यू कैन सी देयर इज अ बिग कैच ओवर हियर।
सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोड्स का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा और अल्टीमेटली उससे सुपर कैपेसिटर बैटरीज का साइज भी बढ़ जाएगा। अब इससे निपटने के लिए कई साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने एक पोरस मटेरियल जैसे कि एक्टिवेटेड कोल से सुपर कैपेसिटर्स के इलेक्ट्रोड्स को कोट करने लगे, क्योंकि आपको भी पता है जितने होल्स और पॉकेट्स होंगे किसी सरफेस पर उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बेसिकली सरफेस एरिया को एक एक्स्ट्रा डायमेंशन मिल जाएगा और इसीलिए इन प्रिंसिपल इसे काम करना चाहिए था। बट अगेन बैड न्यूज, ऐसा हुआ नहीं। सुपर कैपेसिटर्स की एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी में कोई ड्रास्टिक बढ़ोतरी दिखाई नहीं दी। मिसाल के तौर पर सपोज इस एक छोटे से लिथियम आयन बैटरी जितनी एनर्जी भी अगर आपको एक किसी मॉडर्न सुपर कैपेसिटर में स्टोर करनी है, तो ऐसे मोटे एवर रेडी बैटरीज जितने साइज के 6 सुपर कैपेसिटर्स को आपको एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और तब जाकर उसमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो पाएगी। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो पोरस कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड्स अब तक डिजाइन किए जा रहे थे ना, उनके पोर्स के बीच के कनेक्शंस काफी रैंडम थे, जिससे जब भी जरूरत पड़ने पर चार्ज को एक्सट्रैक्ट करना होता तो कुछ चार्ज उन रैंडम पोर्स की भूल भुलैया में फंस जाते थे और उसमें स्टोर्ड एनर्जी हमारे लिए टेक्निकली यूजलेस हो जाती थी। सो ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी था कि हर एक चार्ज कम से कम डिस्टेंस कवर करके बिना किसी रेजिस्टेंस को फेस करे अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे। और इसी को देखते हुए अभी अंकुर गुप्ता ने एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन कर लिया है जो इलेक्ट्रोड्स पर मौजूद इन बारीक पोर्स और उनके बीच के रैंडम कनेक्शंस को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह विजुअलाइज करने में मदद करता है। यानी कि अब तक जिन इलेक्ट्रोड्स का स्ट्रक्चर काफी रैंडम होता था, अब वो मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड होंगे और उन्हें अब एक 3D प्रिंटिंग के जरिए इतने प्रिसिजन के साथ बनाया जा सकता है कि सरफेस एरिया एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। यानी अब से कुछ ही समय में आप अपने आसपास ऐसे गैजेट्स, ऐसे फोन्स और ऐसे ईवीज देखने लगोगे जो कुछ ही सेकंड्स में फुल चार्ज हो जाएंगे। बट बैटरी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इट डजंट स्टॉप हियर एट ऑल। फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि कुछ दावेदार ऐसे भी है जो बैटरीज की पावर को ही अनलिमिटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक नया चाइनीज स्टार्टअप है, वो न्यूक्लियर पावर्ड बैटरीज पर काम कर रहा है जिसमें निकल 63 जैसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला होगा। उनका दावा है कि उनकी ये बैटरी एटलीस्ट 50 साल तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। यानी कि एक बार अगर आपने फोन में डाल दिया तो चार्ज करने की जरूरत जिंदगी भर नहीं है। ये किसी जादू से कम नहीं है, राइट? Well, magic today is going to be a technology of the future. So, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा है? कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम जल्दी से फिनिश होकर वो हमारे कंज्यूमर शेल्फ्स में बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगी? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी को खा जाएगी, या फिर ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिलकर एक हाइब्रिडाइज्ड वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं? सो ऑल इन ऑल फ्यूचर में अनगिनत पॉसिबिलिटीज है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ इवन द इम्पॉसिबल इज बिकमिंग पॉसिबल नाउ। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोक। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।